मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को इस बुक को पढ़ाने जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव बुक है। एलपी टेक्नीशियन का ऑब्जेक्टिव बुक जो 3500 प्लस जो 4000 किलोमीटर में जो क्वेश्चन बनाया गया है वो एसके झा सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। वो बुक बेस्ट बुक है। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मार्केट में तहलका मचाए हुए। प्यारे दोस्तों, इस बुक को हम 4 क्लास ले चुके हैं और चौथा क्लास में उत्तक था। उत्तक में प्यारे दोस्तों 10 तक क्वेश्चन हम पढ़ा दिए थे ऑब्जेक्टिव और डिस्कशन। उसमें 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने के बाद 11वां नंबर क्वेश्चन में जैसा ही गए थे 10 नंबर, तो प्यारे दोस्तों वहाँ पे वीडियो क्लोज हो गया था। बनाते समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, उसी कारण क्लोज हो गया, तो हम वहाँ पे स्टॉप हो गए। ठीक है, वीडियो क्लोज हो गया, बंद हो गया। तो फिर से हम वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और आपको हम बताने चलते हैं, पढ़ाने चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग बने रहे इस चैनल पर। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पर डे सबसे पहले आपको इस वीडियो को, जब भी वीडियो हम यहाँ से पर डे पढ़ाते हैं तो आपको वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप आराम से आसानी से क्लास कर सकें। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो क्या था प्यारे दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ा रहे थे, इस यहीं से क्लोज हो गया था। क्या है, कोलेन काइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोने पर मोटी हो जाती है। क्या होती है? डैश से मोटी हो जाती है। तो किससे हो जाती है प्यारे दोस्तों? क्या हो जाती है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पेक्टिन और काइटिन। बी हो गया सुबेरिन, क्या सुबेरिन और सेल्यूलोज। सी हो गया सेल्यूलोज और पेक्टिन। डी हो गया लिग्निन और काइटिन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा सेल्यूलोज और पेक्टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज और पेक्टिन हो जाएगा। तो चलते हैं इसका डिस्कशन देखते हैं 10 नंबर का। चलिए 10 नंबर का आ जाइए। चलिए 10 नंबर का देख लेते हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? कोलेनकाइमा उत्तक असमान प्राथमिक मोटी दीवारों की लंबी जीवित कोशिका से बना होता है। क्या है प्यारे दोस्तों? तो क्या है? कोलेनकाइमा उत्तक असमान प्राथमिक मोटी दीवारों की लंबी जीवित कोशिका से बना होता है, जिनमें सेल्यूलोज और पेक्टिन सम्मिलित है। सेल्यूलोज और पेक्टिन सम्मिलित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह बिना टूट फूट के आसानी से झुकने की अनुमति देता है। कोलेनकाइमा पत्तियों तथा युवा पौधों के तनों की समर्थन संरचना, यांत्रिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, लिग्निन कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। लिग्निन जो है कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है क्या चीज़ का बना होता है? तो काइटिन की बनी होती है। किसका? काइटिन की। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट। सुबेरिन कोशिकाओं की भित्तियाँ एक कार्बनिक पदार्थ से मोटी होती है। क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ से मोटी होती है। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 11 नंबर पर, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन से पौधे के उत्तक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है? ऑप्शन ए विभज्योतक, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी जाइलम, डी पेरेनकाइमा। आपका सही जवाब ए हो जाएगा, विभज्योतक हो जाएगा। क्या? विभज्योतक। 11 का ए। चलते हैं 11 का ए में डिस्कशन में। 11 नंबर, 11 में क्या है प्यारे दोस्तों? विभज्योतक पौधों का वह उत्तक है जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। इसे विभाजक उत्तक के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि पौधों की वृद्धि एक विशेष तंत्र में होती है। उनके स्थान के आधार पर मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक उत्तक को एक एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला पॉइंट है कि जाइलम तथा फ्लोएम
जटिल ऊतक के प्रकार हैं। जाइलम एवं फ्लोएम जटिल ऊतक के प्रकार है। ठीक है, 11 का हो गया, ऑप्शन ए हो गया आंसर। क्या हो जाएगा, विभज्योतक हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का ए करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर। चलिए 12 का, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में जो है प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। किससे होती है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन है लंबवत विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक। आपका क्या हो जाएगा, अंतर्वेशी विभज्योतक तो होगा सी, और आपको डी भी हो जाएगा, शीर्ष विभज्योतक। प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, किससे? तो सी और डी हो जाएगा। तो सी डी कौन में है? सी और डी बी में है, तो आपको करेक्ट आंसर बी हो गया। 12 का बी, 12 का क्या हो जाएगा, बी। 12 का बी क्या हो जाएगा, बी है। ठीक है, पौधों में प्राथमिक विकास अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक द्वारा होता है। पौधों में प्राथमिक विकास जो होता है किसके द्वारा होता है? पौधों में प्राथमिक विकास किसके द्वारा होता है? तो अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक द्वारा होता है। अंतर्वेशी विभज्योतक पौधों के ग्रंथियों और पत्तियों के आधार पर होता है। शीर्ष विभज्योतक पौधों के शीर्ष पर स्थित होता है, शीर्ष पर ऊपर होता है। यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। कौन? शीर्ष पर स्थित होता है। शीर्ष विभज्योतक जो है पौधों की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है, पार्श्व विभज्योतक के कारण तने और जड़ों की वृद्धि होती है। पार्श्व विभज्योतक के कारण तने और जड़ों की वृद्धि होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर 9 का हो गया है, 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर, चलिए 13 नंबर पर आ गया। क्वेश्चन है, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती है? तो पैरेन्काइमा, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक। तो आपका सही जवाब पार्श्व हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पार्श्व विभज्योतक। 13 का बी हो जाएगा। 13 का देख लेते हैं, 13 का आ जाइए। 13 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा। पौधों के बढ़ते क्षेत्रों को विभज्योतक कहा जाता है। विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। विभज्योतक कितने प्रकार के होते हैं? 3, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, शीर्ष विभज्योतक जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। शीर्ष विभज्योतक जो है जड़ और तने, कहाँ? जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं और पौधों के प्रारंभिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रारंभिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, पार्श्व विभज्योतक के कारण जड़ और तने का घेरा बढ़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अंतर्वेशी विभज्योतक की गतिविधि के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। पौधों की लंबाई में क्या होता है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर पर आ जाते हैं। 13 तक 14 का नहीं है, 13 नंबर तक यहाँ क्वेश्चन था। अगले पॉइंट में चलते हैं 14 पर। चलिए प्यारे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पर, 14 नंबर पर आ गए हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों? तो आपको अंतर्वेशी विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं बताइए? अंतर्वेशी विभज्योतक जो है पाए जाते हैं, तो आप बताइए। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए वर्धनीय तनों के ऊपर हिस्सों में, बी वर्धनीय जड़ों के ऊपर हिस्से में, सी पत्तियों के तल में, डी वर्धनीय पत्तियों के ऊपर हिस्सों में। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, पत्तियों के तल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? पत्तियों के तल में हो जाएगा। सी आपको करेक्ट आंसर होगा 14 का। तो चलते हैं 14 नंबर का
हम आज ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है 14 नंबर में। चलिए आगे 14 नंबर में क्या है प्यारे दोस्तों। 14 नंबर में सी आंसर हो गया। पत्तियों के तल आधार पर अंतर्वेशी विभुज्योतक पाया जाता है। क्या अंतर्वेशी विभुज्योतिक पाया जाता है। अगला पॉइंट है, यह नोड्स और इंटर नोड्स तने और पत्तियों में पौधों की वृद्धि और दीर्घीकरण में मदद करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पार्श्व विभुज्योतिक तने के घेरों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तने के घेरे को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला पॉइंट है, शीर्ष विभुज्योतिक तने शीर्ष विभुज्योतक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अंतर्वेशी विभुज्योतक क्या है, इंटरक्लेरी पोजीशन पर स्थित है। अंतर्वेशी विभुज्योतक इंटरक्लेरी पोजीशन पर स्थित है। अगला है, यह घास मोनोकोट और पाइप में पाया जाता है। यह घास जो है मोनोकोट और पाइंस में पाया जाता है। अगला है, यह एपिकल क्या है, मेरिस्टेमेट का एक हिस्सा है। यह क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेट का हिस्सा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15 पर चलते हैं। ठीक है, 15 में क्या है, रक्त और हड्डियों। ठीक है प्यारे दोस्तों, 15 से पहले एक और क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। क्या है, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। क्या होगा, ऑप्शन ए मांसपेशियां, बी रेशे, सी हड्डी, डी कोशिका। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हड्डी। मनुष्य में एक जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। संयोजी ऊतक का उदाहरण कैसे पहचानेंगे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसे पहचानेंगे। तो चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो हड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हड्डी मनुष्य में संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। क्या है, संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। ठीक है, मनुष्य में संयोजी ऊतक में रेशेदार ऊतक, वसा उपस्थित हड्डी, अस्थिमज्जा और रक्त शामिल होते हैं। अगला है पॉइंट, संयोजी ऊतक अन्य अंगों को एक साथ बांधने और रिक्त स्थान को भरने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला पॉइंट, संयोजी ऊतक पदार्थों के परिवहन तथा ऊतक क्षति की मरम्मत का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो गया प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन, रक्त और हड्डियों। क्या है, रक्त एवं और हड्डियाँ डैश के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो आपका सही जवाब रक्त और हड्डी डैश के उदाहरण। अभी ऊपर पढ़े हैं तो किसके उदाहरण, तो संयोजी ऊतक। ऑप्शन ए हो जाएगा, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, 15 का डिस्कशन हम कर देते हैं। 15 नंबर का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 15 का आ जाइए। चलिए हम इसको 15 का, रक्त और हड्डियाँ संयोजी ऊतक के उदाहरण है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। मानव शरीर में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन है, उपकला, संयोजी, मांसपेशी तथा तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के, उपकला, संयोजी, मांसपेशी तथा तंत्रिका ऊतक 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ऊतक है। उपकला, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिका। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के। 15 का हो गया। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक कौन नहीं है, तो तंत्रिका कोशिका, उपास्थि है, अस्थि है,
रक्त है, रक्त भी है, उपास्थि भी है, अस्थि भी है, तो तंत्रिका कोशिका नहीं होगा। तो आपका क्या है, संयोजी ऊतक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 16 का ए हो जाएगा, 16 का ए। चलिए आ गए 16 नंबर डिस्कशन देख लेते हैं। रक्त, अस्थि और उपास्थि हमारे शरीर के संयोजी ऊतक की प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जबकि तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है। तंत्रिका कोशिका जो है संयोजी ऊतक नहीं है। चलिए 16 नंबर और पॉइंट है। अगला है तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक कोशिका है। इसका कार्य मस्तिष्क के सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना काम है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र में स्थित एक कोशिका है। इसका कार्य मस्तिष्क है ना, ब्रेन, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करने और विश्लेषण करना क्या कहलाता है, तंत्रिका कोशिका कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्या, न्यूरॉन भी कहा जाता है। यह खासकर, यह क्या है प्यारे दोस्तों, यह खासकर रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है। रीढ़ की हड्डी में क्या है, उपस्थित होता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आप याद रखिए तंत्रिका कोशिका कहाँ होता है, तो रीढ़ की हड्डी में होता है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। यह खासकर रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। प्रेरक तंत्रिका कोशिका और संवेदी तंत्रिका कोशिका तथा बहु ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका और बहु ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, क्या निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। लाल जो है संवहनीय संयोजी ऊतक है, तो आपका प्लाज्मा नहीं होगा, श्वेत प्लाज्मा नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। और श्वेत रुधिर कनिकाय नहीं होगा, और रुधिर, लाल रुधिर कनिकाय नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा। 17 का सी, रुधिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको डिस्कशन में। 17 नंबर क्या है प्यारे दोस्तों, 17 नंबर। चलिए क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। संवहनी संयोजी ऊतक पशु के शरीर में परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक है। संवहनी संयोजी ऊतक जो है पशु के शरीर में परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक है। ठीक है, अगला है रुधिर मतलब रक्त होता है, और लसिका संयोजी ऊतक का अंतिम रूप है। ठीक है, क्या है, अंतिम रूप है। अगला पॉइंट है रक्त एरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त कणिकाओं, ल्यूकोसाइट्स श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स से बना होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है प्लेटलेट से बना होता है, लाल रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट से बना होता है। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट। प्लाज्मा एक चमकीला पीला पदार्थ है। इनमें पानी, लवण और एंजाइम होते हैं। क्या होता है, पानी, लवण और एंजाइम होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि प्लाज्मा का मुख्य कार्य पोषक तत्वों, हार्मोन, प्रोटीन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना काम है। ठीक है, चलिए 18 नंबर, 18 का आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में विशेषकाय मृत्यु होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत्यु होती है। कोशिकाएं कौन सा होता है प्यारे, मृत्यु होती है। चलिए प्यारे दोस्तों, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए पेरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी एरेन्काइमा। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। 18 का सी हो जाएगा। चलिए इसको हम डिस्कशन देखते हैं। 18 का 17 हो गया, 18 नंबर। चलिए 18 नंबर में कि स्क्लेरेन्काइमा एक अस्थायी ऊतक है। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, एक अस्थायी ऊतक है। यह पौधों को यांत्रिक कठोरता और
शक्ति मतलब मजबूती प्रदान करता है। क्या है? स्क्लेरेन्काइमा एक अस्थायी उत्तक है। यह पौधों को यांत्रिक कठोरता और शक्ति मजबूती प्रदान करता है। अगला पॉइंट है स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाओं का बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है मृत कोशिकाओं का बना होता है। अगला पॉइंट है कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। कोलेनकाइमा जो है पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। और अगला पॉइंट है कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। पेरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय स्थान बड़ा होता है। पेरेन्काइमा का जो है अंतरकोशिकीय स्थान बड़ा होता है। और एरेन्काइमा प्ररोह तथा जड़ के बीच गैसों का विनिमय करता है। क्या होता है? गैसों का विनिमय करता है। तो आपका 18 का सी हो गया करेक्ट आंसर। तो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर में है कि डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन होता है? स्थूल कोनक उत्तक और मृदुक। बी हो गया विभज्योतक और दृढ़ उत्तक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी विभज्योतक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विभज्योतक हो जाएगा। तो 19 का चलते हैं, देखते हैं 19 नंबर आ जाइए प्यारे दोस्तों। 19 नंबर चलिए आगे। 19 नंबर में क्या है कि अस्थायी उत्तक विभज्योतक उत्तक से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन्हें सरल और जटिल उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मृदुत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक ये तीनों प्रकार के सरल उत्तक हैं। ठीक है, मृदुत्तक उत्तक पेरेन्काइमा यह प्रकाश संश्लेषण, खाद्य भंडार एवं अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं। अगला है स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा यह पौधों को लचीलापन बनाता है। नेक्स्ट है दृढ़ उत्तक स्क्लेरेन्काइमा यह पौधों को कठोर बनाता है। अगला है विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। क्या होता है? अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ पे चलिए 20 नंबर रूट टिप या शूट टिप। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन है सीव ट्यूब, स्क्लेरेन्काइमा, सी फ्लोएम उत्तक और डी विभज्योतक उत्तक। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा विभज्योतक उत्तक। चलते हैं 20 नंबर डी हो गया। ऐसे उत्तक जिनमें उपस्थित कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है विभज्योतक उत्तक कहलाते हैं। ये उत्तक पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में सहायता करते हैं। रूट टिप पौधे की जड़ के सिरे पर एक प्रकार का उत्तक होता है। इसका उद्देश्य जड़ या रूट के नीचे की ओर विकास को सक्षम करना। अगला है विभज्योतक कोशिकाओं के विभिन्न विभाजन के कारण पौधों में वृद्धि होती है। क्या होता है? पौधों में वृद्धि होती है। तो चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं। मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थायी उत्तक, सहयोगी तंतु और छलनी नली कोशिका और आरबीसी। तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अस्थायी उत्तक बनाती है। 21 नंबर का देख लेते हैं। 21 नंबर का है क्या है? विभज्योतिक उत्तकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप अस्थायी उत्तकों का निर्माण होता है और अस्थायी उत्तक किसी भी जीवित या मृत कोशिकाओं का एक समूह होता है जो विभज्योतक उत्तक द्वारा बनते हैं। अगला पॉइंट है कि अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक तथा जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक तथा जटिल अस्थायी उत्तक। अगला पॉइंट चलते हैं प्यारे दोस्तों 21 नंबर का। अगला पॉइंट है सरल अस्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सरल अस्थायी उत्तक और
और क्या है यहाँ है अगला क्या है प्यारे दोस्तों कि अस्थाई ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थाई ऊतक और जटिल अस्थाई ऊतक। ठीक है, अब सरल अस्थाई ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जटिल जाइलम और फ्लोएम जटिल कहलाता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन के 21 नंबर ऊपर है। 22 नंबर क्वेश्चन किधर है प्यारे दोस्तों, देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन किधर है, 22 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर किधर गया प्यारे दोस्तों, 22 नंबर, 22 नंबर, हाँ आ गया, 22 नंबर पर आ गया। और प्यारे दोस्तों 22 नंबर से पहले एक क्वेश्चन है, उसको हम करा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। डैश ऊतक जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। कौन बदल देता है, तो हृदय, मांसपेशी, उपकला, हड्डी। कौन बदलता है, तो मांसपेशी बदलता है। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदलता है, मांसपेशी। चिकनी मांसपेशियों के ऊतक रक्त वाहिका व्यास को परिवर्तित करता है। चिकनी मांसपेशी के केंद्र में स्थित एकल नाभिक के साथ क्या संकीर्ण सुधरी धुरी के आकार की कोशिकाएं होती है। अगला है चिकनी मांसपेशी के ऊतक धीरे धीरे स्वचालित रूप से सिकुड़ते हैं और रक्त वाहिका के व्यास को बदल देते हैं। तो आपका यही जवाब था। ठीक है, सही जवाब था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति कैसे होती है, 22 नंबर का क्या है प्यारे दोस्तों, संयोजी ऊतक की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ब्राह्म स्तर से, अंतः स्तर से, मध्य स्तर से, कोई नहीं। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, मध्य स्तर से संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है। ठीक है, 22 का हम देख लेते हैं। 22 नंबर का आपका आंसर, 22 का क्या है, आपको हम दिखाते हैं इसका डिस्कशन। 22 का है संयोजी ऊतक की उत्पत्ति मध्य स्तर कोशिका से होती है और उन्हें मीजेनकाइमल कोशिकाओं कहा जाता है। क्या, मीजेनकाइमल कोशिका कहा जाता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है और अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अगला पॉइंट है कि संयोजी ऊतक शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है और शरीर का लगभग 30% भाग का निर्माण संयोजी ऊतक से ही होती है। रक्त भी तरल संयोजी ऊतक का प्रकार है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक की प्रकार है। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। चलिए क्या है 23 नंबर, उपकला कोशिकाओं का एक प्रकार जो क्या है फ्लैपियन नलिका, श्वसनिका तथा छोटी श्वसनी की आंतरिक सतह को क्या है पंक्तिबद्ध करती है, क्या कहलाती है। तो आपको कहलाता है, ऑप्शन है सल्की उपकला, बी स्तंभी उपकला, सी पक्षमाभी उपकला और डी घनाकार उपकला। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, पक्षमाभी उपकला हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। तो चलते हैं 23 नंबर का आंसर में। 23 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का डिस्कशन। उपकला ऊतक यह एक प्रकार का ऊतक होता है जिसमें एक स्वतंत्र सतह होती है जो शरीर के तरल पदार्थ या बाहरी वातावरण का सामना करती है और एक आवरण या परत प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षभावी उपकला। उपकला कोशिकाओं का एक प्रकार है जो फैलोपियन नलिका, डिंबवाहिनी नलिका, श्वसनिका तथा छोटी श्वसनी को पंक्तिबद्ध करता है। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, किधर है यहाँ।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग का कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, गिलियल कोशिकाएं करता है। तंत्रिका कोशिका नहीं, साइटोन नहीं, केवल एक्सोन नहीं। आपका सही जवाब ए हो जाएगा, गिलियल कोशिकाएं करती है। तो 24 का ए हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं 24 का ए, 24 का ए, ठीक है। 24 का ये हो गया, गिलियल कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक की मरम्मत का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का मुख्य अवयव जो शरीर के कार्यों और गतिविधियों को नियंत्रित करता है। गिलियल कोशिकाओं को एकीकरण के रूप में भी जाना जाता है, जो तंत्रिका उत्तेजना के प्रसार एवं तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग मरम्मत का कार्य करता है। तो चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं प्यारे दोस्तों। 25 नंबर किधर गया क्वेश्चन? 25 नंबर आ जाइए। चलिए आगे 25 नंबर पर, ठीक है। चलिए 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो कोलेनकाइमा, जाइलम, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जाइलम। जाइलम जो है एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो 25 का बी हो जाएगा, 25 का बी, 25 का बी। चलिए 25 का बी हो गया, ठीक है। जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, यह एक जटिल ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के प्रकार है। क्या है? जटिल ऊतक की प्रकार है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के एक प्रकार है और जाइलम और पौधों के शरीर में पानी का परिवहन करता है। फ्लोएम तैयार किए गए भोजन को पत्तियों से पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा ये सभी सरल ऊतक के उदाहरण हैं। क्या है? सरल ऊतक के उदाहरण हैं। चलिए 26 नंबर चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ आ गया 26 नंबर। क्या? साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए में है कि पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और स्क्लेरेन्काइमा। बी हो गया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और मेरिस्टेम। सी हो गया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। डी में हो गया फ्लोएम, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आपको सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या? 26 का सी। चलते हैं देखते हैं 26 का सी, 26 का सी। चलिए 26 का सी हो गया आपका सही जवाब। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। पेरेन्काइमा यह भोजन के भंडारण से संबंधित है और कोलेनकाइमा यह पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा यह पौधों को कठोर तथा दृढ़ बनाता है। याद रखिएगा, पेरेन्काइमा यह भोजन के भंडारण से संबंधित है, भोजन के भंडारण से संबंधित है और कोलेनकाइमा यह पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा यह पौधों की कठोर तथा दृढ़ प्रदान करता है। ठीक है, चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या एक जटिल अस्थायी ऊतक है? डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। क्या है? फ्लोएम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो आपका फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। ठीक है, 27 का ए हो जाएगा। 27 का ए आंसर, 27 का ए क्या हो गया? 27 का ए आंसर। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार है। जाइलम पौधों के शरीर में जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन को पौधों के पत्तियों से सभी अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन में देखते हैं संवहन, पानी और प्रोजेस्टेशन। क्या है? प्रोजेस्टेरोन। तो संवहन जो है पानी और खनिज जड़ से पादप अंगों तक पहुंचाता है और तैयार भोजन को पत्तों से पहुंचाता है। रिलैक्सिन शक्ति, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और यांत्रिक शक्ति प्रदान नहीं करता है। किस में? रिलैक्सिन में।
संवहन दिशा है ना, एस्ट्रोजन दिशाहीन होता है किसमें, प्रोजेस्टेरॉन में, और इसमें रिलैक्सिन में होता है द्विदिश होता है। और संवहन माध्यम किसमें, एस्ट्रोजन में, और प्रोजेस्टेरॉन में क्या हो जाएगा, ट्रैकिड हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्सिन में हो जाएगा छलनी नलिया हो जाएगा, छलनी नलिया। 27 का हो गया। चलिए 27 का यहीं तक। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर लास्ट पहुँचे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। निम्न में से कौन अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है, अस्थायी उत्तक का क्या उदाहरण है, तो कौन है प्यारे दोस्तों। 28 का क्या होगा प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है, तो रक्त, जाइलम, हड्डी, त्वचा। तो जाइलम हो जाएगा बी, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है 28 का। 28 का क्या हो गया प्यारे दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 28 का बी हो गया। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। क्या जटिल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। रक्त, हड्डी तथा उपास्थि संयोजी उत्तक के उदाहरण है। अस्थायी उत्तक के 2 प्रकार निम्नलिखित है। पहला साधारण अस्थायी उत्तक, जिसको सरल उत्तक कहते हैं। दूसरा है जटिल उत्तक। अगला है साधारण उत्तक, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एवं स्क्लेन्काइमा पाया जाता है, और जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। साधारण उत्तक में प्लेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा और कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा होता है। जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, मनुष्य के दोनों मनुष्य के दोनों पैरों तथा हाथ में 60-30+30 हड्डियाँ होती है। मनुष्य के दोनों पैरों तथा हाथ में, हाथ जो होता है या पैरों दोनों में 30-30 हड्डी होता है। इसमें 30, हाथ में 30, 60 है। पैर में पैर, दोनों पैर में 30-30, 60 होता है। ठीक है, हड्डियाँ होती है। कलाई, क्या है, कलाई की हड्डी को कार्पल्स कहते हैं। कलाई की हड्डी को क्या कहता है, कार्पल्स कहा जाता है। क्या, कार्पल्स कहा जाता है। ठीक है, तलवे की हड्डी को मेटाटार्सल्स कहा जाता है। कलाई की हड्डी को मेटाटार्सल्स कहते हैं, है ना। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर, उत्तक क्या होता है। उत्तक क्या होता है, तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। बी नंबर, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। डी आपको करेक्ट आंसर। 29 का क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा 29 का। ठीक है, तो चलते हैं 29 नंबर। 29 का क्या हो गया, डी हो गया। किसी जीव के शरीर में कोशिकाएं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तब तथा वे एक विशेष कार्य करते हो। उत्तकों की आकार एवं आकृति एक समान होती है। उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर में 4 मुख्य प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो उपकला, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिका उत्तक पाए जाते हैं। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, मांसपेशी और तंत्रिका उत्तक पाए जाते हैं। तो चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन किधर है, 30 नंबर आ जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन आ गए। चलिए 30 नंबर है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच कार्य करता है, तो कौन सा प्रकार की। 30 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एपिथेलियम उत्तक, बी हो गया पेशीय उत्तक, सी हो गया संयोजी उत्तक, डी हो गया तंत्रिका उत्तक। आपको सही जवाब ए हो जाएगा, एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच कार्य करता है, तो एपिथेलियम उत्तक। 30 का ये होगा। चलिए 30 को हम देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं 30 का। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर आंसर है।
प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर की अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतकों को उपकला ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यह जंतु ऊतक में पाया जाता है। क्या? जंतु ऊतक में। नेक्स्ट, उपकला ऊतक शरीर की भारी सतहों को कवर करने और खाली अंगों को भरने और अंगों में महत्वपूर्ण ऊतक बनाने की संरचना करते हैं। ठीक है। अगला है एपिथेलियम। उपकला ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? एपिथेलियम जो है उपकला ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ठीक है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बच गया प्यारे दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? कराए कौन सा ऊतक जो है घाव भरने में सहायक होता है? तो आप बताइए कौन सा ऊतक घाव भरने में। ऑप्शन ए एपिथेलियम ऊतक, बी पेशीय ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी तंत्रिका ऊतक। कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। एपिथेलियम ऊतक जो है घाव भरने में सहायक होता है। एपिथेलियम ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। चलते हैं 31 का डिस्कशन करने। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एपिथेलियम ऊतक उपकला ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। यह जंतु ऊतक में पाया जाता है। यह शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है और घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है और ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? इस चैप्टर का ऊतक की 4 नंबर चैप्टर का 32 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? कौन सा ऊतक का उदाहरण है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए इसका आंसर। ठीक है। इसका बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो मस्तिष्क, रक्त, यकृत, आमाशय। क्या ऊतक का कौन सा है? जल्दी बताइए। आपका सही जवाब बी हो जाएगा, रक्त। रक्त जो क्या है? ऊतक का उदाहरण है। ठीक है। चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से विदाई करेंगे। ठीक है। चलते हैं। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाती है। और अगला, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मनुष्य में कहाँ प्यारे दोस्तों? मनुष्य में जो है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है प्यारे दोस्तों? 120 दिन के होते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट क्या अगला है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। क्या? प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है प्यारे दोस्तों कि श्वेत रक्त क्या है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त मतलब व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, जिसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स WBC की जीवन काल 3-4 दिन का होता है। ठीक है। मनुष्य में आरबीसी 5 से 6 लीटर होता है। आरबीसी मतलब रक्त, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स मतलब रक्त जो है 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में होता है। ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है प्यारे दोस्तों? तो 7.4 होता है। आज की क्लास यहीं तक। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें
अगर अच्छा लगा होगा तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट में यस बताइए और अपना प्रतिक्रिया दें। और प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, अब कल आप लोग रेडी रहिएगा, कल आप लोग के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो कल के लिए तैयार रहिएगा। तो आज आप जाइए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।